हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी आज आप लोगों के साथ हार्डी-वीनबर्ग लॉ या इक्विलिब्रियम डिस्कस करने जा रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के यूपीएससी के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आया था और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हार्डी-वीनबर्ग लॉ किसने दिया था? हार्डी-वीनबर्ग लॉ 1908 में G.H. हार्डी और विलियम वीनबर्ग ने दिया। G.H. हार्डी वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन और वीनबर्ग जो थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे। दोनों लोगों ने मिलकर एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल बनाया जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, और उसको उन्होंने नाम दिया हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनका कहना है कि जो कोई अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है जो कि रैंडमली मेट कर रही है, उसमें कोई भी सेलेक्टिव प्रेशर किसी तरीके का काम नहीं कर रहा है, तो जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन की और जो एलील फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन की, दे विल रिमेन एट अ कांस्टेंट दैट इज 1। वो हमेशा एक बैलेंस बना के रखेगी, एक इक्विलिब्रियम बना के रखेगी और कभी भी वो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। दिस इज व्हाट हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन सेज कि जो भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहेंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन केस देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आगे हमको इसको लेकर कैसे बढ़ना है, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे समझ सकते हैं कि क्या बेस कि क्यों किस वजह से उन्होंने ये इक्वेशन बनाई। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझाती हूँ। अब ये मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है किसी भी एक स्पीशीज की, उसमें एक जीन है, ए जीन है समझ लीजिए, जिसके कि 2 एलील्स हैं। अब एलील क्या होता है? किसी भी जीन का जो भी वेरिएंट होता है अगर, तो हम उसको एलील कहते हैं। तो एक डोमिनेंट एलील होता है, मेंडल के लॉज में आपने पढ़ा होगा, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रेसेसिव एलील होता है। डोमिनेंट एलील वो होता है जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, वो डोमिनेंट एलील कहा जाता है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को फेनोटिपिकली दिखा देता है, एक्सप्रेस कर देता है, उस जीन को हम कहते हैं कि ये जो है ये डोमिनेंट जीन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दबा रहता है, उसका जो फिनोटाइप है वो दबा रहता है, उसको हम कहते हैं कि ये रेसेसिव जीन है। तो एक जीन का हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ए जीन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसके लिए हमने 2 एलील्स चुने, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इन दोनों एलील्स की हम फ्रीक्वेंसी देख लें। अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है तो हम उसके लिए या तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करें या हम कोई उसको एक, क्योंकि वो वैरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स्ड नहीं है पॉपुलेशन में, तो उससे बेटर है कि हम 2 वेरिएबल्स उनको असाइन कर दें। तो हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे p वेरिएबल असाइन कर देते हैं और स्मॉल a जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हार्डी-वीनबर्ग लॉ क्या कहता है? हार्डी-वीनबर्ग लॉ कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ p एंड q इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन अनलेस देयर्स एनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। अगर उस पॉपुलेशन में किसी भी एवोल्यूशनरी फैक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, तो ये जो p और q है, क्या है p और q? मैंने अभी आपको बताया था कि p और q जो है वो इस a जीन के जो 2 एलील हैं, जो एक डोमिनेंट एलील है कैपिटल A और एक रेसेसिव एलील है स्मॉल a, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है
जिस फ्रीक्वेंसी से वो उस पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उनको मान रहे हैं P और Q। तो पहला सिंपल प्रिंसिपल ये कहता है कि P और Q को अगर हम ऐड कर दें, मतलब कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A एलील को और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a एलील को अगर हम ऐड कर दें तो हमको उसका सम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, विच विल बी कांस्टेंट इन दैट पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर उसमें कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उनकी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हम जीनोटाइप्स को देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस ए जीन के 2 एलील्स हैं, कैपिटल ए जो डोमिनेंट है और स्मॉल ए जो रेसेसिव है। तो इसके जो जीनोटाइप्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो एक तो पॉसिबल जीनोटाइप है कैपिटल ए, मतलब उसमें जो ए जीन के एलील्स हैं वो दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, और एक जीनोटाइप बनेगा जिसमें कि कैपिटल ए और स्मॉल ए रहेगा, मतलब कि एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और एक रेसेसिव एलील प्रेजेंट है। लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप इस कैपिटल ए की तरह ही होगा, क्योंकि कैपिटल ए को हमने माना है कि ये डोमिनेंट है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो हमें जो फिनोटाइप मिलेगा वो डोमिनेंट एलील का ही मिलेगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेट्रोजाइगस कंडीशन पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल है कि जो हमारा रेसेसिव जीन है स्मॉल ए उसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माना था कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे P से डिनोट कर रहे थे और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को हम Q से डिनोट कर रहे थे, तो इसी को हम अगर यहाँ पर इसके जीनोटाइप्स के बारे में लिखे तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ए को हम क्या कह सकते हैं, P स्क्वायर से हम डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रेपिटेशन है, 2 बार ए है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, P इंटू P, that is P square, which will represent P square. Then अब ये जो जीनोटाइप है जिसमें एक डोमिनेंट एलील है, एक रेसेसिव एलील है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं P और Q। तो हम उसको यहाँ पे 2PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Then there is another जीनोटाइप जो कि स्मॉल ए प्रेजेंट है उसमें, that is रेसेसिव का जो होमोजाइगोट है, रेसेसिव एलील का जो होमोजाइगोट है, और उसको हम यहाँ पे Q स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को हमने Q माना था। तो जब हमारे जीनोटाइप में ए है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं Q स्क्वायर। तो उन्होंने अपनी इक्वेशन में लिखा है कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उन्होंने मैथमेटिकली इस बात को प्रूव किया है कि अगर हमारा जीनोटाइप जिसमें कि डोमिनेंट के लिए जो होमोजाइगस है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट किया है, जो होमोजाइगस है फॉर द रेसेसिव जीन उसको रिप्रेजेंट किया है, और उन्होंने कहा है अगर हम इसका सम निकालें तो वो हमेशा 1 रहेगा। It will remain constant generation after generation. अब आइए थोड़ा और इसको हम लोग इलेबोरेट फॉर्म में समझते हैं कि क्यों 1 रहेगा, why it will be 1। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसको समझेंगे तो it will be very clear in your mind। मान लीजिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं इस पॉपुलेशन में, 500 इंडिविजुअल्स हमने मान लिए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है उसमें 500 इंडिविजुअल्स हैं। उन 500 इंडिविजुअल्स में हमारा एक फिनोटाइप है जो येलो कलर का है, से रिप्रेजेंट यहाँ पे हम उसको कर रहे हैं, जिसमें डोमिनेंट एलील जो रहेगा कैपिटल वाई जिसमें है वो डोमिनेंट है, और उसका कलर हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, येलो दिखाया है। फिर एक हेट्रोजाइगोट है यहाँ पे जिसमें कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रेजेंट है, मतलब एक डोमिनेंट जीन एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो इसका भी फिनोटाइप येलो ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट होता है तो वो ही उसी का फिनोटिपिक एक्सप्रेस होता है और रेसेसिव वाले का दब जाता है।
देन एक अनदर फिनोटाइप हमारे पास है, जीनोटाइप हमारे पास है, जिसमें हमारा होमोजाइगस कंडीशन है रेसेसिव जीन की। तो ये जो है ये हमारा स्मॉल वाई है और इसका कलर हमने रिप्रेजेंट इसको डोनेट कर दिया ग्रीन। तो अब हमारे पास दो फिनोटाइप प्रेजेंट है इस पॉपुलेशन में। 500 लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें हमारे पास दो तरीके के फिनोटाइप्स हैं, मतलब हमें देखने में दो तरीके के इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, एक तो येलो और एक ग्रीन, ठीक है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो हमारे पास 3 तरीके के लोग हैं। एक वो जिसमें कि डोमिनेंट एलील का होमोजाइगस कंडीशन है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है और एक रेसेसिव एलील की होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। तो जीनोटिपिकली 3 तरीके के हैं, 3 टाइप्स हैं, और फिनोटिपिकली हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ अब देखिए इन 500 इंडिविजुअल्स में से जो हमारे कैपिटल वाई वाले हैं, जो हमारे होमोजाइगोट्स हैं डोमिनेंट एलील के, उनकी संख्या हमारे पास है 245। ओके, जो हमारे हेट्रोजाइगोट्स हैं उनकी संख्या हमारे पता है, उनकी संख्या है, हमारी जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है उनकी 210। और जो ये रेसेसिव है, जो रेसेसिव जीन के होमोजाइगोट्स हैं, उनकी यहाँ पे हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पता चली है 45। ये तो हमारी जीनोटाइप के हिसाब से है, जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी है। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलील्स इन द जीन पूल, ठीक, कि अब एलील्स जो प्रेजेंट हैं उनकी क्या। तो अब क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट वाई है, डोमिनेंट एलील है, वो पेयर में प्रेजेंट है, तो हम 245 को 245 से प्लस कर देंगे, 2 बार करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 490। तो हम y की जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम 490 ले लेंगे, प्लस इस हेट्रोजाइगोट में भी एक डोमिनेंट एलील यहाँ पर प्रेजेंट है y, तो हम इसको 210 भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमारी टोटल नंबर कितना आ गया, कैपिटल Y का डोमिनेंट एलील का आ गया 700। तो हमें 700 मिल गए, ठीक। 700 एलील्स जो हैं वो इस कैपिटल Y जो है वो 700 उसकी मिल गई हमें संख्या कि वो 700 इंडिविजुअल्स में है। अब देखिए स्मॉल y की कैलकुलेट कर लें, तो इस हेट्रोजाइगस जाइगोट में भी स्मॉल y है, तो 210 हमको यहाँ से मिल गया। फिर 45 यहाँ पर था इस जीनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एलील को देखें तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार एलील प्रेजेंट है, तो हम 45 को हम इंटू 2 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 90, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 300। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हो गए जीन पूल में, 1000 हो गए। 700 प्लस 300 दैट इज 1000। अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें यहाँ पे ये मिल गया कि इस एलील की क्या फ्रीक्वेंसी है 700, तो हम 700 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 0.7। तो इसकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी मिली वो क्या मिली, हमें मिली 0.7। पी की वैल्यू, इसको हमने किससे डिनोट किया, इसको कैपिटल वाई को हमने स्मॉल पी से डिनोट किया है। फिर इसी तरीके से हम लोग Q निकाल लेंगे, दैट इज स्मॉल y की जो एलील फ्रीक्वेंसी है हम वो निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल मिला था 300 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.3। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास अब P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। इस कैपिटल Y को हमने P से रिप्रेजेंट किया है और Q को हमने स्मॉल y को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें कि ये जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1, ये कैसे लागू होता है। ये हमने p की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 0.7। अब इस 0.7 हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 0.7 का स्क्वायर लेना है हमको, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0.7 जो इसकी वैल्यू थी p की वो रख दी, और q की वैल्यू थी 0.3 वो रख दी, प्लस Q² कैलकुलेट करना है। तो 0.3 का हम स्क्वायर लिख देंगे।
अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 0.49 प्लस 0.42 प्लस 0.9 और इनका जब हम सम टोटल कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 1 विच इज कांस्टेंट. तो हेंस दिस एग्जाम्पल प्रूव्स हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन कि जितने भी हमारे जीनोटाइप्स थे उनको अगर हम ऐड कर देते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स विल रिमेन सेम. और अगर हम यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी को p प्लस क्यू करते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट द वैल्यू 1. तो दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे हार्डी-वीनबर्ग लॉ की प्रूव कर दी. अब आगे चलते हैं. अब ये जो हार्डी-वीनबर्ग लॉ है जो इक्विलिब्रियम की वो बात करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसी का एलील्स का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, उसके लिए कुछ अंडरलाइन वो करते, कुछ अजम्पशंस की भी वो बात करते हैं. वो कहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम, हमारी इक्वेशन तभी लागू होगी जब हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन का साइज जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो. हम स्मॉल पॉपुलेशन में हार्डी-वीनबर्ग लॉ कभी नहीं लगाते हैं. हम तभी हार्डी-वीनबर्ग लॉ लगाते हैं जब पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइटली लार्ज होता है. नेक्स्ट assumption इज मेटिंग इज रैंडम. हमारा जो मेट सिलेक्शन है, मेट के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें कोई भी हमें सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करने. अगर वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो हम उसको उस पॉपुलेशन पे हार्डी-वीनबर्ग लॉ नहीं लगा सकते. देन एलील फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल इन द सेक्सेस. इसका मतलब कि हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ नहीं लगाएंगे और इनकी जो इक्वेशन है वो वहां पे प्रूव नहीं होगी. तो जिस एलील की हम बात कर रहे हैं वो एलील दोनों सेक्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. There is no migration, gene flow, genetic drift, admixture और म्यूटेशन. जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वहां पे कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रहा होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं हो रहा होना चाहिए या जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द सैम्पलिंग एरर भी हम इसको कहते हैं. अगर कोई रैंडम घटना ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से एक एलील पूरी तरीके से उस पॉपुलेशन में से उसकी संख्या कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर है. इसको मैं इस टॉपिक पे हम एक दूसरा लेक्चर डिटेल में दे देंगे. अभी इतना समझ लीजिए कि कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. नाउ एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन भी वहां पे ऑपरेटिव नहीं होना चाहिए. तो अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल हैं, ये 5 assumptions लेकर ही वो अपनी इक्वेशन को सिद्ध किया था उन्होंने, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ उन्हीं पॉपुलेशंस पर लागू होगा जो इनफाइनाइटली लार्ज होंगी, जिनमें मेटिंग रैंडम होगी, एलील फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेक्स इफेक्टेड नहीं होगा, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा होगा, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही होगी और किसी भी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन वहां पर ऑपरेटिव नहीं होगा. अब since it is unlikely that there exists a population where any one of these things would be true, let alone all of them, evolution is believed to be inevitable. तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कहते हैं कि जब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है तब हमारी पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व नहीं कर रही होती है, लेकिन जो इनके एजम्पशंस हैं, क्योंकि उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है जीनोटाइप की और फिनोटाइप की वो कांस्टेंट बनी रहती है, उसका मतलब ये है कि द पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग. लेकिन अगर हार्डी-वीनबर्ग लॉ वहां पे लागू नहीं हो रहा है और 1 नहीं आ रहा है, उनका कांस्टेंट नहीं आ रहा है, देन इट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग. पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व हो रही है, तभी हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है. क्योंकि अगर इवॉल्व नहीं होगी तो उस इनर्शिया को ब्रेक नहीं किया जा सकता. जो इनर्शिया डेवलप हो जाता है, पॉपुलेशन अपने आप को चेंज नहीं करना, अगर वो टोटली सूटेबल है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए
जरूरी हैं, सेलेक्टिव प्रेशर ऑपरेटिव है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इनर्शिया ब्रेक होगा, और जैसे ही इनर्शिया ब्रेक होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, हमारी पॉपुलेशन इवॉल्व करने में। सो एवोल्यूशन इज बिलीव्ड टू बी इनएविटेबल। नाउ अब हम इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं हार्डी-वीनबर्ग लॉ से। एज शोन बाय हार्डी-वीनबर्ग, alleles segregating in a population tend to establish an equilibrium with reference to each other. वो कहते हैं कि एक पॉपुलेशन, उसमें जो भी एलील्स हैं वो एक साथ एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ। Thus, if two alleles should occur in equal proportion in a large isolated breeding population and neither had a selective or mutational advantage over the other, they would be expected to remain in equal proportion generation after generation. मतलब अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है और उस लार्ज पॉपुलेशन में कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जो दो एलील्स हैं वो एक दूसरे, दो एलील्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, ना एक एलील ज्यादा होगा ना एक एलील की संख्या बहुत कम हो जाएगी, एक जीनोटाइप भी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मेंटेन करते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई म्यूटेशन या कोई सेलेक्टिव प्रेशर या कोई माइग्रेशन, इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन उसमें से नहीं होता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवोल्यूशन इज अ कॉमन अकरेंस इन नेचुरल पॉपुलेशन, allele frequencies will remain unaltered indefinitely unless evolutionary mechanism such as mutation and natural selection cause them to change. अब जो हमारा एवोल्यूशन है वो इनएविटेबल है, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा जब तक कि हमारे पॉपुलेशन में कोई मेजर चेंज नहीं आता है, वो एक इनर्शिया, वो एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। अब देखिए हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ को ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो 5 assumptions हैं उनको फुलफिल नहीं करती। हम लार्ज पॉपुलेशन तो हैं, इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन है, बट हमारे रैंडम मेटिंग हमारी पॉपुलेशन में नहीं है। वी हैव सम मैराइटल प्रेफरेंसेस, हम कुछ न कुछ प्रेफरेंस देते हैं मैरिज में, हमारा एक पूरा इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, हम उसके अकॉर्डिंग ही रिप्रोड्यूस करते हैं, हम रैंडम मेटिंग नहीं करते। तो पहला अजम्पशन हम वहां पे ब्लॉक कर देते हैं कि ये अजम्पशन हम फुलफिल नहीं करते, नेचुरल सिलेक्शन हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे हार्डी-वीनबर्ग लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीन से रिलेटेड होती हैं और उनको हम मैराइटल क्राइटेरिया नहीं मानते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ हमारी पॉपुलेशन में अप्लाई कर रहा है। हम कास्ट देख लेते हैं, हम फेस देख लेते हैं, हम फिनोटाइप देख लेते हैं, बट वी डोंट एनालाइज अ जीनोटाइप। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं आपको सिकल सेल एनीमिया डिजीज का। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास 2-3 तरीके के जीनोटाइप्स होते हैं। एक जीनोटाइप जो होमोजाइगस होता है डोमिनेंट के लिए, डोमिनेंट जीन के लिए, जिसमें कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल से शेप्ड हो जाते हैं, हमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की और हम सर्वाइव नहीं कर पाते। एक जीनोटाइप हमारे पास होता है स्मॉल एस का, जो कि रेसेसिव होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। उनमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होता, वो नॉर्मल होते हैं, टोटली उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। बट अफ्रीकन कंट्रीज में नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले जो लोग होते हैं, जो स्मॉल एस वाले जो जीनोटाइप्स होते हैं, दे आर नॉट फेवर्ड, क्योंकि उनमें मलेरिया हो जाता है उनको, और वो मलेरिया की वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जो डोमिनेंट होमोजाइगोट्स हैं सिकल सेल के लिए, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाती है, और जो होमोजाइगोट्स हैं रेसेसिव जीन के लिए, उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मलेरिया। तो वहां पे हमको मिलता है कि जो हेट्रोजाइगोट है
जो उसमें कैपिटल एस भी प्रेजेंट है और हमारा स्मॉल एस भी प्रेजेंट है, मतलब एक हमारा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, एक हमारा रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं। वो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं सिर्फ तभी उनके हीमोग्लोबिन में सिकल सेल एनीमिया के लक्षण आते हैं, सिकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सिकल मतलब हथिया के शेप के हो जाते हैं, राउंडेड के बजाय। तो और नॉर्मल अगर वो प्लेन्स पे रहते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन उनका जो आरबीसी है उस शेप के आरबीसी में हमारा मलेरिया का जो बैक्टीरिया है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो दे हैव एन एडवांटेज कि ना तो उन्हें सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और ना ही वो मलेरिया से उनकी डेथ हो रही है। तो दे हैव एन एडवांटेज। अब हम जीनोटाइप नहीं देखते वहां पे कि इनके अंदर सिकल, ये हेट्रोजाइगोट है, जब मैरिज करने जा रहे हैं या तो हम सिकल सेल एनीमिया के लिए एनालिसिस नहीं करवाते हैं वहां पे। तो वो एक रैंडम, उस सेंस में, उस एलील के कंटेक्स्ट में हम कहें तो वो एक रैंडम मेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हार्डी-वीनबर्ग लॉ इज एप्लीकेबल टू ह्यूमन पॉपुलेशन। सेम इज द केस विद फेनाइलकीटोन्यूरिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया जो डिजीज है उसमें भी द कैरियर रेट में बी कैलकुलेटेड फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर इफ द डिजीज जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि हम कैरियर रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हार्डी-वीनबर्ग लॉ। तो इस तरीके से हार्डी-वीनबर्ग लॉ हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पे अप्लाई करता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हम प्रोबेबल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर एलील्स पता है हमको क्या है, हमें फिनोटाइप्स पता है, तो हम प्रोबेबल जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। प्रिडिक्शन ऑफ द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन फ्यूचर जनरेशन, हम आज के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप का अगर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर जनरेशन में इसका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो वो हम हार्डी-वीनबर्ग लॉ को यूज करते हुए कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रैक द चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। वो एलील फ्रीक्वेंसी के जो चेंजेस हैं उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कितनी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा चेंज है तो दैट मीन्स कि बहुत तेजी से एवोल्यूशन हो रहा है। अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारा एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्लो पेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कांस्टेंट है तो नहीं हो रहा है, अगर बहुत वेरिएशन आ रहा है तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एलील के कंटेक्स्ट में एवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। इट इज यूजफुल इन जेनेटिक काउंसलिंग टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव डेलेटीरियस ट्रेट्स। यही जो मैंने आपको बताया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इसमें जो होमोजाइगस कंडीशन है वहां पे चाहे वो रेसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, होमोजाइगस जो है वो डेलेटीरियस है तो हेट्रोजाइगोट इज सिलेक्टेड। तो हम जेनेटिक काउंसलिंग का भी यूज कर सकते हैं। फिर हार्डी-वीनबर्ग लॉ हेल्प्स इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स टू एस्टिमेट द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जेनेटिक एंड जेनेटिक कंपोनेंट, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हार्डी-वीनबर्ग लॉ को यूज करते हुए कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ माय लेक्चर, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है, कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में आया है यूपीएससी में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हार्डी-वीनबर्ग लॉ, जो कि 10 मार्क्स का था, राइट। अब इसको हम लोग इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-वीनबर्ग लॉ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपको हार्डी-वीनबर्ग लॉ भी समझाना होगा और उसका एप्लीकेशन बताना होगा ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। नाउ डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हार्डी-वीनबर्ग लॉ विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमंस। अब यहाँ पे आपको सारी के सारे उसके एजम्पशंस भी डिस्कस करने हैं, लॉ भी बताना है और फिर बताना है कि किस तरीके से ये ह्यूमंस में लागू है और क्यों लागू है, किस क्राइटेरिया को फॉलो करा जा रहा है। देन राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-वीनबर्ग लॉ विद एग्जाम्पल। यहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट माय हेल्प, तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसपे कि मैं इस
लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी लोड कर दूंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाके अपने आंसर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर मुझे भेजते हैं तो मैं उनको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक भी दे सकती हूँ। और नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो भी आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जाकर लोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पेशेंट।